बैठ जाओ। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। देखिए, लास्ट हमने जो सॉल्व किया था दैट वाज हेमीस्फेरिकल शेल। तो क्या आप लोग वहां से r/2 निकाल लिए हो इंटीग्रेट करके? तो मैंने एक इंटीग्रेशन बना दिया था, एक बार देना। क्या बना था इंटीग्रेशन? पूरा लिखा नहीं था। 1 मिनट, पहले हम इस इंटीग्रेशन को कर देते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है? हमारे पास ये आया था सिग्मा इंटू 2πr² साइन थीटा डी थीटा और r cos थीटा डिवाइडेड बाय सिग्मा 2πr² साइन थीटा डी थीटा। ओके, तो देखिए इसको इंटीग्रेट करने पे r/2 आएगा। अच्छा, लास्ट क्लास में मुझे कम स्टूडेंट दिखे थे, क्या बात है? टेस्ट था क्या? तो आपने पढ़ तो लिया है ना? ठीक है, हाँ। तो देखिए अब यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन कहां से कहां तक था? 0 से π/2, 0 से π/2। तो इसको इंटीग्रेट करना है, ये आंसर आता है r/2। इधर देखिए सिग्मा 2πr² कॉमन आ गया, सिग्मा 2πr² कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा। न्यूमरेटर में क्या बच रहा है? इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन थीटा कॉस थीटा और एक r भी है, r कॉमन आ गया, डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन थीटा डी थीटा। ओके, इस इंटीग्रेशन को परफॉर्म कर लेते हैं। तो देखो इसको परफॉर्म करने के लिए ना हम लोग साइन थीटा को कुछ t मान लेते हैं, या x y कुछ भी मान सकते हो। तो इस न्यूमरेटर को सॉल्व करने के लिए सिर्फ न्यूमरेटर को हमने क्या मान लिया? साइन थीटा इक्वल्स टू समथिंग t। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा इंटू डी थीटा इक्वल्स टू dt। ओके, ये सब्स्टिट्यूशन में मैंने सिर्फ कहां लगाया है? न्यूमरेटर पे। तो न्यूमरेटर का इंटीग्रेशन क्या बनेगा? इंटीग्रेशन इधर देखो 0 से π/2 नहीं, अब थीटा इक्वल टू 0 रखेंगे ना, तो पहले हम इसको रख लेते हैं। साइन थीटा को मैंने क्या बोला? t, एंड cos थीटा डी थीटा इज dt। नाउ लिमिट चेंज होगी, तो साइन थीटा t के बराबर है, तो अब आपका यहाँ dt है ना, तो t की लिमिट डलेगी। तो when theta equals to 0, t equals to also 0. When theta equals to π/2, t equals to 1 डिवाइडेड बाय, ये तो न्यूमरेटर में चल रहा है और डिनोमिनेटर में आपका साइन थीटा है। इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा कहां से कहां तक? तो π/2। तो इधर देखिए न्यूमरेटर में r है, इसका इंटीग्रेशन t²/2, limit is from 0 to 1 divided, this is your minus of cos π/2 and minus minus plus cos 0। सही है? तो देखिए इधर देखो, लास्ट जिन लोगों ने कर लिया है अच्छी बात है, जिनसे नहीं हुआ वो लोग देख लो, पूरा डिटेल में लिखा हुआ है। अच्छा, यहां लिमिट डालने पे r/2 है ना,
1/2 माइनस 0, और यहाँ पे ये 0 है, ये 1 है, तो टोटल इसका आंसर कितना है? तो यहां से क्या याद करोगे, जो हेमी स्फेरिकल शेल है यूनिफॉर्म होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? तो एक हेमी स्फेरिकल शेल का जो सेंटर ऑफ मास है, शेल समझाया था मैंने, सिर्फ सरफेस पे मास है, सॉलिड नहीं है, ये सरफेस पे मास है, हॉलो है। तो इसका ये जो सिमेट्रिक लाइन है, इस पर होता है इसका सेंटर ऑफ मास, और इसका सेंटर ऑफ मास यहां से r/2 की हाइट पे होता है। कितनी हाइट पे? r/2, यानी इस लाइन के पॉइंट पे इसका सेंटर ऑफ मास आता है। ये याद होना चाहिए। sin 2 थीटा बना के भी कर सकते हो, तो 2 थीटा को t डाल देना, कैसे भी कर सकते हो। जिन्होंने नहीं लिखा है फटाफट लिखिए, अब हम लोग अगला इंटीग्रेशन करेंगे। बात नहीं करना बिल्कुल भी। एक आदत बना लो कि 1.5 घंटे बिल्कुल मुंह बंद रखना है, सिर्फ माइंड चलना चाहिए, दिमाग चलना चाहिए साथ के साथ। ठीक है, इससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। घर पे जाके आपको कम रिवाइज करना पड़ेगा, फटाफट आपको नोट समझ में आ जाएगा। क्योंकि अब क्या है, नेक्स्ट क्लास से मैं आपको होमवर्क देना स्टार्ट करूंगा। अभी तो मैं यही समझा रहा हूँ कि चल क्या रहा है। जीरो टू कहाँ पे? यहाँ? यहाँ नहीं आएगा, यहाँ 0 to 1 कैसे आया? देखिए, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0, टी कितना आएगा? sin 0, sin 0 0, और व्हेन टी इक्वल्स थीटा इक्वल्स टू π/2, sin π/2 1। जब आप लिमिट बदल देते हैं, मतलब कोई फंक्शन चेंज कर देते हैं, तो लिमिट भी उसकी लगाई जाती है। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट हेडिंग डालिए। हाँ, ये मैंने ऐसे किया, ये अभी आप लोग 12th में सब सीख जाओगे, बट अभी हम लोग फिजिक्स के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा है ना, तो मैं ये ढूंढना चाहता हूं कि किसी को टी माना जाए और उसका डिफरेंशिएशन दिखाई दे रहा हो। तो जैसे मैंने साइन थीटा को टी माना, तो मुझे इसका डिफरेंशिएशन क्या है? कॉस थीटा डी थीटा, तो वो डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे सब्स्टिट्यूशन किया जाता है, और उसके बाद उस सब्स्टिट्यूशन में जो भी आपने दूसरा वेरिएबल यूज किया है उसकी लिमिट्स लगाई जाती हैं। ठीक है? हाँ, लिमिट आएगी टी की। यहां कौन लिखा हुआ है? टी। अब लिमिट्स किसकी लगेंगी? टी की। तो टी इक्वल्स टू साइन थीटा है क्या? थीटा इक्वल टू 0 पे, और ये 1। क्लियर और नॉट? तो यहां पर एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर कॉस थीटा डी टी कैसे आएगा? देखिए, ये जो मैंने यहां पे माना है साइन थीटा को टी, ओके, इसका साइन थीटा का डिफरेंशिएशन करें तो पहले आएगा कॉस थीटा। एक मिनट, पहले आएगा कॉस थीटा, और फिर थीटा का डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में डी थीटा बाई डी टी। ये चेन रूल होता है, पढ़ा है? दैट इज इक्वल टू टी का डिफरेंशिएशन 1 विद रेस्पेक्ट टू टी। अब इस टी को इधर ले जाइए, तो हमारे पास कॉस थीटा डी थीटा इक्वल टू डी टी आ जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है। यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, इधर देखिए, ये यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है। इसको प्रूव करने के लिए याद रखना, ये ऐसे स्फीयर है पूरा, इसका कुछ रेडियस कैपिटल आर है ना, तो हमें इसका सेंटर ऑफ मास एस्टिमेट करना है। तो देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए मुझे कुछ पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है। ये कैसा है? यूनिफॉर्म है क्या? तो क्या आपको दिखता है कि यहां पर एक डीएम उठाऊंगा तो उसका आइडेंटिकल डीएम सामने मिलेगा? उन दोनों को एक साथ कहां रख सकता हूं मैं? समझ गए? या फिर मैं ऐसा भी कर सकता हूं, किसी आर डिस्टेंस पे जाके
एक स्फेयर कट करूं और आर से आर प्लस डी आर कट का एक और स्फेयर कट करूं तो वहां से मुझे एक स्फेरिकल शेल मिलेगा। और हमने बताया कि यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल का सेंटर ऑफ मास उसका ज्योमेट्रिक सेंटर, तो इसको सॉल्व करने की कोई नीड नहीं है। तो याद रखना यूनिफॉर्म सॉलिड स्फेयर का जो सेंटर ऑफ मास है एट इट्स ज्योमेट्रिक सेंटर। इतना समझ में आया? इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म सॉलिड हेमीस्फीयर। यूनिफॉर्म सॉलिड हेमीस्फीयर। तो मेरे पास एक हेमीस्फीयर है लेकिन सॉलिड है। इधर देखो, तो ये मेरे पास सॉलिड है पूरा, तो ये यूनिफॉर्म सॉलिड हेमीस्फीयर है मेरे पास, ठीक है। अब इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। वापस याद दिलाता हूं, टेक्निक क्या है कि वी विल सेलेक्ट अ लार्ज सिस्टम बाय रिप्लेसिंग इट्स टोटल मास इनटू इट्स सेंटर ऑफ मास। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने के लिए आप कैसे कैसे कर सकते हो? एक तो आप ये कह सकते हो कि सर मैं ऐसे ऐसे कट लगा के इसको डिस्क बना लूं। एक तो आप इसको डिस्क बना के सॉल्व कर सकते हो। कैसे? किसी एक्स हाइट पे जाके एक कट लगाया, अगला कट एक्स प्लस डी एक्स पे, एक डिस्क आ जाएगा। हालांकि उसका इंटीग्रेशन बहुत टिपिकल बनेगा, समझ गए? जब आप लोग 12th वगैरह पढ़ लोगे तो आपको कोई भी टिपिकल इंटीग्रेशन वो आप कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि उसमें सब्स्टिट्यूशन ज्यादा करने पड़ेंगे। इसके बाद मेरे पास एक और तरीका है, मैंने लिया तो डिस्क ही है। जैसे पिछली क्लास में मैंने थीटा एंगल पे आके कट लगा दिया था, तो इस बार भी थीटा एंगल पे आके पूरा कट लगा देते हैं, इवन पूरा डिस्क काट देते हैं और दूसरा भी। लेकिन कट करने के लिए वेरिएबल एक्स ना यूज करके थीटा यूज कर लेंगे, तो उससे भी हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। और एक मिनट, अभी इसमें एक इससे भी आसान एलिमेंट है जो बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा, जिसमें ज्यादा आपको हेडेक नहीं लेनी है। क्या कहते हो? अभी हमने किसका निकाला है? एक हेमीस्फेरिकल शेल, यस और नो? तो क्या हम इसको बहुत सारे हेमीस्फेरिकल शेल से मिलके बना मान सकते हैं? तो अभी जो हमने सॉल्व किया है उसी का यूटिलिटी ले लेते हैं। तो मुझे पता है कि हेमीस्फेरिकल शेल अगर यूनिफॉर्म है तो उसका सेंटर ऑफ मास r/2 पे होगा। तो सबको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि सिमेट्रिक लाइन पे ही होगा। तो मैंने यहाँ y एक्सिस रख दिया और यहाँ x। कोई स्टूडेंट ये मत समझना कि सर हमेशा y ही क्यों लेते हैं। आप यहाँ कुछ भी रख सकते हो, पर मुझे पता है कि सेंटर ऑफ मास इसी पर आने वाला है, यस और नो? चलिए, तो अब हम कट लगाते हैं। याद रखना कट कैसा है, ऐसा। तो एक कट और फिर दूसरा कट, फिर दोनों कट करने के बाद क्या मिलेगा मुझे? हेमीस्फेरिकल शेल। वो dr इतना छोटा होगा कि बिल्कुल पतला होगा, वो dr टेंड्स टू 0। याद रखना ये एक वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट है। क्या है? वॉल्यूम है ना। तो आपको किसी वॉल्यूम को सेलेक्ट करके एलिमेंट मिलेगा। अभी लिखो मत, पहले पेन बंद कर दो। मैं जब समझा रहा हूं तो उसको चीजों को समझो। फिजिक्स में एलिमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसको सुनो कैसे सेलेक्ट करें। अभी मैं फटाफट ले लूंगा तो आपको दिक्कत आएगी। तो मैं इसमें एक ऐसा कट लगा रहा हूं, फर्स्ट कट। यहां से स्मॉल आर की दूरी पे गए और ये कट लगा दिया। याद रखना ये ऐसा नहीं है चारों तरफ घुमा हुआ है, ये ऐसे काटा है। समझ में आता है? ऐसे कट कर दिया। कितने रेडियस का? स्मॉल आर। अच्छा, इसका अपना रेडियस कैपिटल आर है। एक और कट लगाया r+dr। तो मैंने ये एक ऐसे कट लगा दिया, ये r+dr पे कट लगा दिया। तो ये आपका एलिमेंट है। इट इज अ यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल क्योंकि इसका विड्थ बहुत कम है dr। एक एक चीज, पहले तो यूनिफॉर्म हेमीस्फेरिकल शेल है, तो इसका सारा मास कहां कंसीडर किया जाएगा? इसके सेंटर ऑफ मास पे। तो इस एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास, इस एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास यहां से r/2 की ऊंचाई पे है, यस और नो? तो यहां पर y कोऑर्डिनेट ही है, x और z सब 0 है, ठीक है। चलिए, अब इसका जो दिक्कत है वो मास लिखने में है। पहले मास तो लिखें इसका। तो इसका पहले मास लिखना है मुझे। तो मास आपको पता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम आएगा। चलिए, अब मैं इसके वॉल्यूम को आपको समझाता हूं, थोड़ा सा इसको माइन्यूटली ऑब्जर्व करना है। इसके वॉल्यूम को लिखना है ना। एक तरीका देखो, आप मुझे बताइए
जैसे अगर मान लो कभी कोई सिलेंडर का आप एरिया लिखते हो, कैसे लिखते हो? बेस एरिया और फिर उससे हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हो। तो आपको ये बात दिखाई दे रहा है कि ये जो अंदर वाला एरिया है वो एक ऐसा एरिया है, मेरे हाथ की तरह ही है बिल्कुल ऐसे। तो मुझे बताओ ये कितना एरिया होगा, पहले बताइए। 2πr²। यस और नो? तो यहां से यहां तक 2πr², और इसकी विड्थ कितनी है? dr। क्या आपको समझ में आता है कि 2πr² मल्टीप्लाई बाई dr विल बी द वॉल्यूम ऑफ दिस एलिमेंट? 2πr² इंटू dr इज द वॉल्यूम ऑफ दिस एलिमेंट। तो एक तरीका मेरे पास आ चुका है, तो मैं इसका dm लिख देता हूं। dm इज डेंसिटी इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई 2πr² dr। इतना समझ में आया? तो ये तो हमने ऑब्जर्व करके किया क्योंकि थिकनेस बहुत कम है, तो यहां जितना एरिया है उतने एरिया का dr विड्थ तक लगाते चले गए तो एक वॉल्यूम क्रिएट हो जाएगा। यस और नो? या फिर इसको सोचने का दूसरा तरीका, क्या मैं इसको ऐसे सोच सकता हूं कि किसी स्मॉल r रेडियस तक का टोटल वॉल्यूम कितना है? पहले तो सुनना सुनना, टोटल वॉल्यूम कितना है, फिर r में थोड़ा सा चेंज करने पे, r में थोड़ा सा चेंज करने में वॉल्यूम में जितना चेंज आया है वही है ये। तो अगर मैं किसी r रेडियस तक का वॉल्यूम क्या बोलता हूं? 2/3πr³ स्मॉल r, 2/3 स्मॉल r³। स्मॉल r है ना मेरा वेरिएबल। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो हम देख रहे हैं ना यूनिफॉर्म शेल, एक्चुअल में ये इसका वॉल्यूम है ना, r को dr बदलने पर जितना वॉल्यूम का चेंज आएगा वही है ये। तो व्हाट इज योर dv/dr? भूलोगे तो नहीं ना आगे? dv/dr कितना? 2/3 इंटू पाई इंटू 3r²। 3 से 3 कैंसिल आउट, तो dv/dr from here the value of dv is how much? 2πr² dr। यस और नो? एक ये तरीका है, और एक तरीका अगर कोई स्टूडेंट ये कहता है कि सर मैं दोनों का वॉल्यूम लिख के माइनस करूंगा, तो वो कहेगा 2/3πr+dr³ माइनस 2/3π, फिर उसको ओपन करेगा, फिर उसमें कुछ नेग्लेक्ट करना पड़ेगा तब जाके आएगा। समझ गए? तो बेस्ट तरीके ये दो हैं इसके वॉल्यूम को डिस्कस करने के। एक तो बहुत सिंपल तरीका, एरिया को विड्थ से मल्टीप्लाई कर दिया, उससे आ गया इसका वॉल्यूम। या दूसरा तरीका, मैंने वो सॉलिड पार्ट का वॉल्यूम लिखा, फिर मैंने कहा कि आर में थोड़ा सा चेंज है तो वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा। क्या विजुलाइज हो रहा है? तो ये डीवी आ गया। तो इसका आपने मास लिख लिया इस एलिमेंट का, और एक बार मास लिख लिया अब कोई दिक्कत नहीं है। मुझे क्या करना है? YCM ऑफ एलिमेंट, YCM ऑफ सिस्टम निकालना है। इसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या है? ऊपर न्यूमरेटर में इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ DM एलिमेंट YCM ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन DM एलिमेंट। इधर देखो पहले, इंटीग्रेशन DM एलिमेंट हाउ मच? डेंसिटी इंटू 2πr² dr। 1 मिनट, ये तो एलिमेंट हुआ। इसका YCM इज r/2, r/2 डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन डेंसिटी इंटू 2πr² dr। इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान बनता है। तो क्या ये इंटीग्रेशन, r is changing from 0 to capital R and it is changing from 0 to what is the YCM of this system? That is equals to, वहां से सिग्मा 2π रो 2π कॉमन लेके कट कर दो, 1/2 भी कॉमन ले लिया मैंने। क्या ये r³ बनेगा? r³ का इंटीग्रेशन तो r⁴/4 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, किसी को कोई दिक्कत है क्या? डिवाइडेड बाय इधर r² इंटीग्रेशन r³/3 and this is your r³ divided by, and now अब आज से आपको पता चल गया कि हमारा एक यूनिफॉर्म सॉलिड हेमीस्फीयर का सेंटर ऑफ मास, उसके सेंटर से 3r/8 ऊपर होता है, और किस लाइन पर? जो उसकी सिमेट्रिक लाइन है। ओके, इसको नोट कर लीजिए। देखिए एक स्टूडेंट ने पूछा है कि सर 2πr² कैसे हुआ? तो मुझे बताओ, हेमीस्फीयर है ना, तो अगर हेमीस्फीयर का सरफेस एरिया चाहिए तो अगर पूरा होता तो 4πr² है ना, तो आधा है तो
और 2πr² में dr से मल्टीप्लाई कर दें तो पूरा उसका वॉल्यूम आ जाएगा। वो एलिमेंट काटेंगे कैसे, मतलब हाँ देखो मैं बताता हूँ, आप क्या उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पूछ रहे हो। इधर देखो, वो कह रहा है कि सर इसको काटेंगे कैसे, अगर जान मान लो हमें प्रैक्टिकली काटना पड़ा, नोट भी करते रहे। तो ये जो काटने वाला पार्ट है ना, इसको आप मतलब बहुत ज्यादा एनालाइज मत करो। एक्चुअली ये ऐसे हो रहा है, आप अंदर जाके पूरा ऐसे काट रहे हो पूरा चारों तरफ, ठीक है, ऐसे गोल कट रहा है। अच्छा कभी आइसक्रीम खाने जाते हो, आपने एक चीज नोटिस किया, उसके पास एक गोल सा होता है, वो ऐसे काटता है पूरा। तो वैसा कोई चीज लेके आपको काटना पड़ेगा। जैसे फ्लैट है ना, तो फ्लैट से क्या करना पड़ेगा, वो हेमीस्फेयर का ऐसे आएगा और उसको पूरा यूं घुमाना पड़ेगा। अब तुम ये मत कह देना कि सर स्टील का है तो कैसे काटेंगे। समझ आई बात? वेरी गुड, दिमाग में सोचोगे तो सीखोगे। हाँ 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 हाँ, वो उसमें डीआर का कुछ पार्ट आएगा, डीआर वाला पार्ट तो कुछ अप्रोक्सीमेशंस में कटेगा। तो वो अप्रोक्सीमेशन नहीं लेने के लिए तो हम किसका यूज कर रहे हैं, ये जो डिफरेंशिएशन होते हैं इसमें अप्रोक्सीमेशंस आ चुके होते हैं, इसलिए आप दिमाग ही मत लगाओ, यहां से कर लो सीधा। ठीक है, एनी डाउट? हाँ लिखना तो है ही, बिना लिखे इसके लिए तो पढ़ाया है, और साथ के साथ ये डायग्राम भी सब बनाते चले। हाँ ठीक है भैया, पहले उधर का नोट करेंगे स्टूडेंट्स, फिर इधर। हाँ 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 पतला है, बहुत छोटा है। मल्टीप्लाई, भाई आपको इसका लैंग्वेज मीनिंग समझते हो आप? इसका मतलब है v का चेंज अपॉन r का चेंज इक्वल टू दिस। तो आपको क्या चाहिए पता है, dr, r में dr का चेंज करने पे वॉल्यूम में कितना चेंज आया, तो ये तो रेशो हुआ, dv बाई dr तो रेशो हुआ, लेकिन आपको चाहिए वॉल्यूम में चेंज कितना है, तो इसको इधर मल्टीप्लाई करते ही dv चला गया आपके पास। हाँ एक मिनट वापस सुन लो, एक स्मॉल आर रेडियस का पूरा सॉलिड हेमीस्फीयर है, और उसका अगर हम डी आर रेडियस चेंज करते हैं तो उसका वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा, वो चेंज वाला पार्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ये आगे भी काम आने वाले हैं ये चीजें। तो ये सबको समझ में आया कैसे इसका वॉल्यूम लिखा? एक तो सिंपल तरीका 2πr² और डी आर से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर दूसरा तरीका है इस सॉलिड पार्ट का वॉल्यूम लिख के ये देखो कि आर में थोड़ा सा चेंज करने पे वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा। तो इसका सेंटर ऑफ मास भी आपको याद होना चाहिए, कहां पर है, 3r/8। बहुत सारे आप सेंटर ऑफ मास याद करते जा रहे हो। हाँ एक स्टूडेंट ने पूछा है कि सर ये बहुत सारे सेमी सर्कुलर डिस्क, बेटा ये सेमी सर्कुलर डिस्क मत बोलो, डिस्क पूरा आएगा। जब आप इसको काटोगे एज ए डिस्क तो वो पूरा चारों तरफ कटेगा ना, तो वो डिस्क 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 पूरी होगी, आधी नहीं होगी। सॉलिड, सॉलिड है। अगर ये हॉलो होता तो रिंग बनाते हम, पिछला क्वेश्चन किया ही। देखिए एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं यहाँ वॉल्यूम में 3r² कैसे आया, बेटा ये डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसको डिफरेंशिएट किया है dv अपॉन dr,
इक्वल टू 2/3 पाई, और आर क्यूब का डिफरेंशिएशन 3r²। ये डायरेक्ट रिजल्ट याद होना चाहिए, इनको आपको प्रूव करके जनरली नहीं बताना होता है, ठीक है। तो ये समझ गए सब लोग कैसे किया है। तो याद कैसे रखोगे, ये y x की तरह नहीं, सेंटर से कितनी दूरी पे है, 3r/8 ऑन दिस सिमेट्रिक लाइन। इस लाइन पर सिमेट्रिक है ये स्फीयर। ओके, किसमें, डिस्क में ऐसे काटेंगे। इधर देखो, आप सिंपल सोचो ना, आप तो चाकू लेके बैठ जाओ और सीधा काट दो ऐसे, मूवी की तरह। अरे यहां से भी काट दिया। एक मिनट पहले सुनो तो सही, आपको कट करना है, पहले सुनो। डिस्क काटना और वेरिएबल दो अलग बातें होती है। डिस्क तो ऐसे ही काट रहे हैं हम, एक काटा और ये दो काटा। अब अगर आप वेरिएबल यहां से किसी एक्स हाइट पे जाके कट करते हो तो एक्स के साथ काट रहे हैं, और अगर इस कट को लगाने के लिए आप कहते हो कि सर मैं किसी एंगल थीटा पे आके, एक मिनट, थीटा पे आके फिर ऐसे ऐसे पूरा काट दूंगा, फिर थीटा से थीटा प्लस डी थीटा जाके फिर ऐसे ऐसे पूरा काट दूंगा, तो ये दो अलग तरीके के वेरिएबल सेलेक्ट किए हैं आपने, बट एलिमेंट इज स्टिल योर डिस्क। ओके, चलिए अब हेडिंग डालिए, सेंटर ऑफ मास ऑफ, बिल्कुल सर्कुलर डिस्क से कर सकते हैं इनको। नेक्स्ट लिखिए, सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म हॉलो कोन, सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म हॉलो कोन। एक एक चीज ध्यान से समझना। एक आपके पास हॉलो कोन है, पहले ये कैसा होगा, इधर देखिए, ये मेरे पास इस तरह से एक कोन है। पहले तो हॉलो कोन को ये समझो कि ये है क्या, ये खाली है अंदर से, तो इसका मास सिर्फ इसके सरफेस पे है ऐसे, और इवन जो ये कोन है ना, ये हमारा बिल्कुल सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक मतलब समझते हो, टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। ये रेडियस कैपिटल आर है, इसकी हाइट कुछ कैपिटल एच है, अभी लिखेगा कोई नहीं। ये एंगल्स बराबर है, ये वाला एंगल ये वाला एंगल बराबर है, इसको राइट सर्कुलर कोन कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे यहाँ एंगल बराबर होगा तो इस कोन का नाम होगा राइट सर्कुलर, के ये सिमेट्रिक कोन है। आपको इसका सेंटर ऑफ मास एस्टिमेट करना है। ओके, तो इसकी यूनिफॉर्मिटी किससे डिफाइन होगी, सिग्मा रो या लैम्डा? सिग्मा, क्योंकि एक सरफेस है, सरफेस मास डेंसिटी यूनिफॉर्म रहेगा। अब एक एक चीज देखो, इसमें आप वापस रिंग एलिमेंट से करने वाले हो, तो देखिए यहां पर जब आप इसका सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो कितने लोगों को यह बात समझ में आ रही है कि जब आप इसमें रिंग्स कट करेंगे तो एक रिंग, दो रिंग, तीन, चार, ऐसे पतले पतले रिंग्स से मिलके बना हुआ मान लो इसको, तो ये आपके पास एक रिंग्स का कॉम्बिनेशन है। और उन रिंग्स का मास कहां पर, उनके ज्योमेट्रिक सेंटर पे। तो यहाँ पे जितने भी रिंग बनेंगे वो इस एक्सिस पे लग जाएंगे क्या, तो यहां से लेके यहां तक सभी लग जाएंगे, तो ये कंफर्म हो गया कि इसी लाइन पर सेंटर ऑफ मास आएगा। यस और नो? ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखना है ना, बहुत ध्यान से देखना है। मैंने ये लिया कौन, ये कौन है, ये मैंने इसका, मैं इधर एक्स एक्सिस रख दे रहा हूं। कितने लोगों को दिख रहा है कि इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस पे आएगा? ओके, नाउ आई विल कट। एक मिनट इधर समझो, मैं वेरिएबल ले रहा हूं इस कॉर्नर से, मतलब इस वर्टेक्स से किसी एक्स दूरी पे गया, ये देखो वर्टेक्स से एक्स दूरी पे गया, मैंने ये कट लगा दिया। ये कट सीधा नहीं है एक्चुअली, तो ये कट एक्चुअल में ऐसे है, सर्कल है पूरा। यस और नो?
और एक और कट लगाया, बहुत ध्यान से सुनना, एक और कट लगाया, याद रखना ये वेरिएबल है ना x, तो योर चेंज इन वेरिएबल इज दिस। अभी लिखेगा कोई नहीं, ये dx का कट है, ये ऐसा है। तो पहले मैं आपको ये एलिमेंट अलग से बना देता हूं कि ये एलिमेंट क्या कह रहा है। तो ये मेरे पास एक एलिमेंट है, ये इस तरह से, इधर देखो ऐसे सर्कल है, बहुत अच्छे से देखना चाहोगे तो ये ऐसा होगा कुछ। कितने लोगों को समझ में आया कि यस सर यही एलिमेंट है? ओके, अब एक एक चीज, सबसे पहले मुझे इसका रेडियस चाहिए। तो सपोज दिस एंगल इज थीटा, तो ये यहां से यहां तक ये जो रेडियस आएगा स्मॉल आर, तो आपके पास टेन थीटा बनेगा आर बाय एक्स। इसका रेडियस आ गया एक्स टेन थीटा। एक एक चीज समझते जाओ, पूरी चीज कंप्लीट हो जाएगी। इसका रेडियस आ गया एक्स टेन थीटा, स्मॉल आर इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा। अब इसके जो बगल वाला रेडियस है ना, सुना, जो बगल वाला रेडियस है वो लगभग इसी के बराबर है। ओके, अब है ना ये एक स्ट्रिप बनेगा, ऐसे रिंग है ये स्ट्रिप जैसा, जैसे उस दिन कट किया था, इस स्ट्रिप को यहां से काटते हैं, यहां से काटते हैं। तो जब आप इसको खोलोगे तो इस स्ट्रिप की लेंथ कितनी, 2 पाई आर। अब इसके विड्थ से मल्टीप्लाई करना है, बस ये यही गलती हो रही है, dx वेरी बैड। अब ध्यान से सुनो, आपने विजुलाइज नहीं किया, कैसे, आदत डालो सोचने की। आपने dx से मल्टीप्लाई कर दिया, dx तो ये है, जबकि आपको ध्यान से देखना dx ये है, ये गैपिंग जो दिख रही ये, मतलब ये वाली गैपिंग है। ऐसे समझो, मैं आपको ढंग से थोड़ा और अच्छे से बना के बताता हूं। ये ऐसे है, ये ऐसे है, थोड़ा बड़ा बना रहा हूं तो आपको दिखे, ये ऐसे है। तो एक्चुअल में dx ये हाइट है, ये यहां से यहां तक की दूरी dx है। लेकिन क्या ये है मास वाला जगह जहां मास है? मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए इस बात की। किसी को कोई डाउट हो तो अभी पूछ लो पहले। तो डेफिनेटली ये dx नहीं है। मतलब आप इसको ऐसे समझना, जब आप इस चीज को कट करके जमीन पे रख दोगे तो उसकी ऊंचाई dx है। अगर इस चीज को ऐसे गोल बना के यहां जमीन पे रख दूं तो इसकी ऊंचाई dx है, लेकिन मास तो ऐसे है, फ्रस्ट्रम, फ्रस्ट्रम ही होगा, क्योंकि उधर और इधर रेडियस में थोड़ा सा डिफरेंस है। याद रखना, अभी हम बात कर रहे हैं इस सरफेस के एरिया के बारे में, तो मुझे अंदर से कोई मतलब नहीं, ये ऐसा है। आपको भी पता है कि ये थोड़ा सा टेढ़ा होगा तो थोड़ा बहुत तो डिफरेंस रहता है, बट वो नेग्लिजिबल है। तो ये पूरा आपको एक स्ट्रिप जैसा है। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इसकी हाइट dx है, लेकिन ये सरफेस ऐसा है। तो ये वाला और ये वाला एरिया पे मास है। तो जब मैं इसको कट करूंगा तो मेरा स्ट्रिप की विड्थ dx ना आके ये वाली विड्थ आएगी। जब आप इसको स्ट्रिप काटोगे तो, किसी को डाउट है तो अभी पूछ लो, क्योंकि फिर इसके बाद मैं अगली चीज पे कॉन्सेंट्रेट करूंगा। नहीं आया समझ में? देखो, एक मिनट सुन लो आराम से। मैं जब इतना देर से बता रहा हूं इसका मतलब कुछ तो मायने होगा इस चीज के। मैंने ये कहा कि ये यहां से, इधर देखना, ये x, ये काट दिया, dx, dx ये दूरी है, dx ये दूरी है। तो अगर dx ये दूरी है तो ये ऐसे स्लैंट है क्या? ये स्लैंट है क्या? तो क्या आपको ये बात दिखाई दे रहा है कि इसका मास इसके सरफेस पे है और वो सरफेस ऐसे स्लैंट है? समझ में आ रहा है? तो क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि यहां से यहां तक की जो हाइट है ये dx है? बोलो। लेकिन मास तो यहां है। तो इससे मुझे क्या मतलब, क्योंकि मैं जैसे इसको काटूंगा तो ये एक स्ट्रिप बनेगा जिसकी लेंथ तो 2 पाई आर आ जाएगी, लेकिन उसकी विड्थ तो ऐसी होगी ना, टेढ़ी। यस और नो? तो चलिए, अगर आप ये बात समझ गए हो तो मैं इसका सरफेस एरिया लिख देता हूं। याद रखना ये है स्मॉल आर। अब मैंने ये बड़ा बनाया हुआ है तो थोड़ा देखने में अच्छा लग रहा है, ये छोटा है। ये एक रिंग है, इसका मास यहां पर है। अब आप एक चीज नोटिस करो, जब आपको मैंने स्फेरिकल शेल में ये एलिमेंट लेके दिया था तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं हुई थी, सीधा आपने r d थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया था।
क्योंकि वो स्लैंट लेंथ ही क्या थी, आर डी थीटा। लेकिन इस बार देखो मेरा तो एक्स ये है, तो dx ये होगा, लेकिन मास तो यहां पर है। तो इस स्ट्रिप की लेंथ पता है कितनी है, इधर देखिए, एक मिनट रुक जाओ, ये dx है आपका, और क्या आपको दिखता है कि ये एंगल थीटा है, तो ये भी थीटा है। एक मिनट, ये लेंथ dl अगर मैं लिखता हूं इसको, तो माई cos थीटा इज योर dx बाय dl। तो योर dl इज व्हाट, dx बाय cos थीटा। एक एक चीज समझते जाओ। अभी आपने ये समझ लिया है कि ये डिस्टेंस से मल्टीप्लाई होगा, तो ये डिस्टेंस निकल गया कितना, dx बाय cos थीटा। समझ में आया? नाउ इट्स मास dm, dm is my sigma mass per unit area into area of this। फिर से बता रहा हूं, इसका रेडियस स्मॉल आर है, यहां से काटा मैंने, तो जब मैं इसको खोलूंगा तो ये पूरा सरकमफ्रेंस के बराबर तो लेंथ होगी इसकी, तो 2 पाई आर। लेकिन मल्टीप्लाई dx से नहीं होगा, dl से होगा, और वो dl कितना है, dx बाय cos थीटा। मैं सभी से पूछ रहा हूं, किसी को अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लो। ये लेंथ 2 पाई आर, हाँ क्या चीज नहीं समझ में आ रहा? मास पे ऐसे डिपेंड कर रहा है, देखो थोड़ा सा विजुअलाइजेशन भी करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ कोन नहीं है उसको काटने के लिए। तो मेरे पास एक कोन है, मुझे एक बात बताइए, ये कोन ऐसे है फैला हुआ, मैंने किसी जगह पे जाके कट लगाया, तो क्या आपको दिख रहा है ये इसका सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस है। अच्छा, सरकमफ्रेंस आने के बाद आपने कट कैसे लगाया, x प्लस डी एक्स। dx पे कट लगाते ही ये एक ऐसी चीज है, यूं ऐसे घूमी हुई है, देखना यूं पूरा, ये जो ये मेरा हाथ है ना, इस हाथ को ऐसे चारों तरफ घुमा दो, तो क्या आपको ये नहीं दिख रहा कि यहां मास है, यहां मास है ना? तो आप क्या करोगे, जब इस मास को चाहिए, तो आपको मास पर यूनिट एरिया सिग्मा पता है, तो आपको एरिया चाहिए, तो आपने क्या किया, यहां से कट कर दिया इसको, तो यहां से कट करने पे ये मेरे हाथ के बराबर इस स्ट्रिप की ऐसे चौड़ाई आएगी। तो मेरा हाथ ऐसे था, ये dl है और ये dx है, हाँ या ना? ठीक है, तो यहां से जब मैं काटूंगा तो मेरे हाथ के स्ट्रिप की चौड़ाई ये आएगी, समझ गए? तो व्हाट इज दिस थिकनेस, dl, और ये है dx। तो यहां पर है ना मास, तो यहाँ पे cos थीटा dx बाई dl, dx अपॉन cos थीटा। होप अब सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है? किसको? हाँ स्ट्रेट लाइन ही है, तभी तो मैंने dl लिखा है, देखो ये स्ट्रेट है। नहीं ऐसे नहीं होगा बेटा, ये cos थीटा आपको पता है क्या, मान लीजिए इधर देखो, ये कह रहा है सर dx dl को एक ही मान लो। मैं पता है क्यों नहीं मान रहा हूं, क्योंकि मुझे दिख रहा है dl इक्वल टू dx बाई cos थीटा। सपोज ये 30 डिग्री है, तो dl dx से काफी बड़ा है, यस और नो, काफी बड़ा है ये। तो मैं उस चीज को एकदम से नेग्लेक्ट, कोई हल्की सी चीज नेग्लेक्ट की जाती है, लेकिन उसका मल्टीप्लायर इस तरीके का आएगा कि आप उसको हटा नहीं सकते। मान लीजिए थीटा 45 डिग्री है, तो डीएल की वैल्यू √2 टाइम्स dx है, आप उड़ा नहीं सकते। अभी लिखने लग गए तुम लोग, अभी आधा काम हुआ है। मेरे को ये बताओ, सबको इसका मास समझ में आ गया क्या? वेरी गुड, मास समझ में आ गया। अब इस एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास इसका ज्योमेट्रिक सेंटर है, यस और नो? तो ये स्ट्रिप बहुत पतली है ना, तो उसकी यहां से दूरी x। तो अब मेरा, मैं यहाँ पे एक्सीएम लिख रहा हूं, क्योंकि मेरा जो सेंटर ऑफ मास है वो x पर मैंने ले लिया है। तो एक्सीएम इज योर dm ऑफ एलिमेंट, एक्सीएम ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन dm ऑफ एलिमेंट, ठीक है? दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dm ऑफ एलिमेंट इज व्हाट, सिग्मा 2 पाई r इंटू dx अपॉन cos थीटा इंटू x, बताइए, वहां से x दूरी पर है, अपॉन इंटीग्रेशन
सिग्मा 2πr dx अपॉन cos थीटा। अब देखो, हाँ आपने कहा है, बार बार कहने की जरूरत नहीं है, मैं तो अपनी तरफ से कुछ नहीं कह सकता, वरना नोबेल प्राइज मुझे मिल जाता। तो मैं जो भी कह रहा हूं सब बुक्स में लिखे हुए हैं, अपन डायरेक्ट बात करेंगे। किस पॉइंट पे समझ में नहीं आया आपको? हाँ एक मिनट। हाँ हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, जो मैं बता रहा था सही बात है। हाँ हाँ, ऐसे कैसे ट्राइंगल में ले लें, पहले तो ये बताओ। नहीं ऐसे बताओ, नहीं किस ट्राइंगल में लेना चाह रहे हो? हाँ एक मिनट सुन लेते हैं पूरी बात। हाँ पहले मुझे ये बताओ, जो मेरी कही बात में कोई दिक्कत है क्या? हाँ तब तो यार बात करना पड़ेगा। हाँ एक मिनट, अब एक मिनट बात नहीं, अब समझ लो क्योंकि टाइम वेस्ट हो रहा है, फटाफट पूछो। हाँ हाँ, बस वो आप इमोशनल हो रहे हो उसके साथ, पहली बात तो ये है। एक मिनट, आपने काटा कहां से है, पहले मुझे ये बताओ। चलो तुमको छोटा एलिमेंट नहीं समझ में आ रहा, क्या ये लंबाई और ये लंबाई बराबर है? तो आप कैसे कह सकते हो कि x इक्वल टू एल? हाउ कैन यू से? भाई ये एल है ना, ये एल है, ये एक्स है, तो आप तो कहना चाह रहे हो कि सर एक्स और एल बराबर है। आपने तो इस पार्ट को उड़ा दिया कि सर नेग्लिजिबल नहीं, जबकि है, इसकी लेंथ ज्यादा है। देखो ये एल होगा, तो एल कॉस थीटा जो होगा वो एक्स के बराबर होगा। तो एंगल पे ही तो बेटा, अब ये तो मानने वाली बात हो गई कि आप मानना ही नहीं चाहते कि भाई मैं क्या कह रहा हूं। आप मुझे बताओ एक्स और एल बराबर है क्या? तो एक्स और एल में क्या रिलेशन है? एल कॉस थीटा इक्वल टू, तो सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए, यस और नो, तो वहां से आ जाएगा। अब सुनो आगे बढ़ते हैं, अब किसी को कोई डाउट है तो मेरे से क्लास से बाहर पूछना है ना, यहाँ तक इतना समझ में आ गया? तो चलिए ये इंटीग्रेशन मेरे पास क्रिएट हो गया, हालांकि मैं इतना नहीं समझाता तो भी कोई दिक्कत नहीं था, cos थीटा बाहर आके कट जाएगा, लेकिन पढ़ाना तो सही पड़ेगा ना। चलिए, नाउ लिमिट फ्रॉम जीरो टू एच एंड फ्रॉम जीरो टू एच, जीरो से लेके एच तक। तो फ्रॉम हियर यू विल गेट, एक मिनट कॉन्सेंट्रेशन ब्रेक नहीं होना चाहिए, आपको समझ में नहीं आया वो मैं पूरी बात समझा रहा हूं, अब तो मेरे हिसाब से सबको क्लियर होना चाहिए। सिग्मा 2πr dx अपॉन कॉस थीटा कॉमन आके कट जाएगा, सिग्मा 2π कॉमन आके कट जाएगा, ऊपर r बचेगा एक और x बचेगा। तो यहाँ पे r और x, r की वैल्यू x टेन थीटा, तो न्यूमरेटर में मेरे पास बच रहा है r की जगह तो मैंने x टेन थीटा रख दिया इंटू x dx अपॉन इंटीग्रेशन, r की जगह क्या रखो, x टेन थीटा इंटू dx, जीरो टू एच, जीरो टू एच। यहां से मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं, यहां से टेन थीटा भी कॉमन आके कट जाएगा, एक्स स्क्वायर है क्या, डायरेक्ट लिख रहा हूं इंटीग्रेशन, एक्स क्यूब बाई थ्री फ्रॉम जीरो टू एच अपॉन एक्स स्क्वायर बाई टू फ्रॉम जीरो टू एच। यहां से अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मेरा एक्स सी एम दैट इज इक्वल टू एच बाई थ्री, तो एच क्यूब बाई थ्री डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर बाई टू ऑन सॉल्विंग इज टू एच बाय थ्री। एक मिनट रुक जाओ, पहले आपको समझ में आ गया कि इस वर्टेक्स से इसका सेंटर ऑफ मास कितनी दूरी पे है? क्लियर है? तो एक मिनट, सेंटर ऑफ मास वर्टेक्स से कितनी दूरी पे है, टू एच बाई थ्री। तो याद रखना, हम लोग याद कैसे रखते हैं पूरे फिजिक्स में, किसी से भी आप पूछोगे कि भाई कौन का सेंटर ऑफ मास कहां होता है, तो हम लोग बेस से याद रखते हैं। तो बेस के कंसर्न इधर देखो, इस फॉर्मूले में ये आपका कौन है, इसका मेरे पास रेडियस कैपिटल आर है और ये हाइट एच है। ओके,
तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर है, ओके। और हमें हाइट अगर h हो तो हम याद कहां से करेंगे, बेस से। तो वर्टेक्स से 2h/3, तो बेस से ये हाइट आएगी। तो सबको याद रखना है कि ये h/3, h/3, क्लियर। तो h/3 बेस से ऊपर हमारा सेंटर ऑफ तक नोट करना है पूरा, ठीक है। एक मिनट भैया, पहले उधर का नोट करेंगे फिर इधर का। हाँ, बेस के, हाँ हाँ, वो तो हाइट है, नीचे सरफेस नहीं है, खाली है, खाली। हाँ, ये कौन यहाँ खोखला है, इधर देखो, ये खाली है, यहाँ कोई बेस नहीं है। जल्दी नोट करें, थोड़ा सा स्पीड रखें। डीएल स्लैंट लेंथ है, बिल्कुल। डीएल इज द स्लैंट लेंथ। एक बार मुझे रिप्लाई कर दो, इसका मास सबको समझ में आया क्या, वरना मैं एक बार और समझा दूं। देखो, जब तक आप कंसंट्रेट नहीं करोगे, 50 बार बता दो चाहे, जब तक आप थोड़ा सा विजुलाइज नहीं करोगे तब तक दिखेगा नहीं। मैं एक बार फिर इसका मास बता दूंगा आपको कि कैसे लिखा मैंने, पहले इतना नोट कर लीजिए। हालांकि मैं आपको सही बता दूं, आपको ये h/3 काम आने वाला है, इतना कैलकुलेशन काम नहीं आएगा। ठीक है, बात नहीं, नोट करते वक्त फोकस कॉपी में चाहिए मेरे को। अब हम सॉलिड कोन का डायरेक्ट याद रखेंगे, ठीक है। सॉलिड कोन जो होगा उसका डायरेक्ट है, उसका प्रूफ कोई बहुत काम का नहीं है, वॉल्यूम लेके करना होगा बस। मैंने बिल्कुल एनलार्ज डायग्राम बना के दिखा दिया है। वो छोटे लेवल पे देखना मुश्किल है, लेकिन अगर आप उसको बड़ा करके सोचेंगे तो आपको दिखेगा कि dx क्या है और dl क्या है। हाँ, पूरा नोट करना है। और बाकी अगर कोई नोट नहीं करना चाहे तो कम से कम उसको ये डायग्राम बनाना चाहिए जिसमें h/3 शो हो रहा है, क्योंकि इसका प्रूफ तो करने के लिए आएगा नहीं, सीधा यही आएगा। 2h/3 बेटा वर्टेक्स से है, 2h/3 इज फ्रॉम वर्टेक्स, फ्रॉम वर्टेक्स। आप चाहो तो वर्टेक्स से याद रख सकते हो, लेकिन एक जनरल ट्रेंड क्या है कि हम कहां से याद रखते हैं, बेस से। इसलिए उसी ट्रेंड से सिखा रहा हूं मैं आपको कि ट्रेंड है कि हम बेस से पता करते हैं सेंटर ऑफ मास कहाँ है। तो ऊपर से 2h/3, तो नीचे से h/3। नहीं, काट तो सकते थे, लेकिन वेरिएबल होता तो वैल्यू लिखने से पहले वो कॉमन निकाल के कट कर रहे हैं ना। अच्छा, उसी की बात कर रहे हो क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, भाई ये चीज कांस्टेंट है तभी कॉमन आके कट रहा है, वरना नहीं कटेगा। नहीं कटता फिर। एनी डाउट? एक बार और मास समझा दो इसका, एक बार और समझा देता हूं और इसके बाद फिर मत समझना। फिजिक्स इज इमेजिनेशन, आप सोचिए कितना सोच सकते हो दिमाग में।
और आपका मन अगर नहीं कह रहा है तो मन का हम कुछ नहीं कर सकते, हम लॉजिक से चलते हैं। उधर नोट कर लिया सबने? बहुत चीजों को कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, उसको सिंपल समझो। इधर देखिए, यहां से x दूरी पे जाके एक कट, ये कट करने पे ये बन गया। आगे बढ़े dx, आगे बढ़े dx, एक और कट। अब मुझे पता है dx तो ये दूरी है, लेकिन हमारा कोण तो ऐसे टेढ़ा है, ऐसे टेढ़ा है। तो जब मैं इसका सरकमफ्रेंस निकालूंगा, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है कि 2 पाई आर आएगा। लेकिन इसकी विड्थ से मल्टीप्लाई क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मासेस तो ऐसे हैं, ऐसे। ये मेरे हाथ के ऊपर मास है इसका, ऐसे और ऐसे। तो मुझे बताइए, यहां से अगर मैं काट दूं बीच में से, तो स्ट्रिप खोलू, तो उस स्ट्रिप की लंबाई ये आएगी कि ये आएगी? ये वाली आएगी स्ट्रिप की। तो स्ट्रिप की लेंथ ये आएगी। तो इस लेंथ को मैंने लिखा है dx अपॉन cos थीटा। तो ये मेरा dl है, ये dx है। बहुत सिंपल, आपको इस डायग्राम में सब दिख रहा है। dl और dx में क्या डिफरेंस है? जो थीटा यहां बनेगा वही थीटा यहां बनेगा। तो ये थीटा यहां बन गया, तो dl cos थीटा इक्वल्स टू dx। तो यहां से आ जाएगा। क्लियर है? तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म सॉलिड कोन। सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म सॉलिड कोन। सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म सॉलिड कोन। ओके, इधर देखिए, इसको मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, अननेसेसरी हम इसमें टाइम नहीं खराब करना चाहते। अब हम लोग क्या है, ऑलमोस्ट सारे सेंटर ऑफ मास पढ़ चुके हैं। अब हम इनको अप्लाई करेंगे आगे जाके, और अब आपको धीरे धीरे इसकी इंपॉर्टेंस फिजिक्स में मिलना शुरू होगी। तो फिलहाल कैसा कौन है ये? सॉलिड। तो अभी तो हॉलो था, अभी ये जो पूरा है, इधर देखो, ये पूरा सॉलिड। तो इसका जो बेस है ना, ये आपका यहां से ये हाइट h है, ये h है, और इसका रेडियस कैपिटल r है। रेडियस पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है। इसका सेंटर ऑफ मास इसके बेस से वो कितने ऊपर है? h/3। ये आता है h/4 पे। भरोसा तो है मेरे पे? तो ये इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो बेस से h/4 पे है। आप ये याद करना, ये हाइट बेस से h/4 है, ये आपको याद होनी चाहिए। तो यूनिफॉर्म सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ मास जो सॉलिड है उसका बेस से h/4 हाइट पे होता है, और हॉलो का बेस से h/3 पे। तो इधर देखिए, अभी तक हमने बहुत सारे सिस्टम पढ़ लिए जिनके सेंटर ऑफ मास आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए। ठीक है, तो जैसे कौन कौन से हैं, एक बार मैं एक साथ लिख देता हूं, है ना। रॉड का सेंटर ऑफ मास उसका, ठीक है। अच्छा, यूनिफॉर्म सेमी सर्कल, एक मिनट, यूनिफॉर्म सेमी सर्कल, इसका अगर रेडियस कैपिटल आर है तो सिमेट्रिक लाइन पर यहां से कितना ऊपर? ये है 2r/पाई। ओके, सेमी सर्कुलर डिस्क, इधर देखो, डिस्क बोलेंगे तो पूरा सॉलिड हो जाएगा। तो सेमी सर्कुलर डिस्क, किसी को याद है क्या कि इनके जनरल 4r/, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, और इसकी हाइट 4r/3 इनके मैंने जनरल केस भी कराए हुए हैं आपको। ओके, इसके बाद आपने देखा यूनिफॉर्म हॉलो हेमीस्फेरिकल शेल। जब तक नहीं कहा जाए, कैसा मानते हैं? जब तक नहीं कहा जाए तब तक यूनिफॉर्म है। तो ये शेल है, इसका सेंटर ऑफ मास
इसका सेंटर ऑफ मास r/2 पर है, और अगर ये सॉलिड है तो कितना 3r/8। तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां से 3r/8। तो ये सब आप कैलकुलेट करके लाए हो, तो ये सबको दिख रहा है। और कौन का सॉलिड, कौन का h/4 हाइट पे, और हॉलो कौन का। तो ये नोट कर लीजिए एक बार, अगर आपको एक साथ कहीं पे देखना है तो ये समय पे लिखा हुआ है। इसके बगल में आपका कौन, और ये तो लिखा हुआ ही है, ये पूरा एक साथ। अभी और भी कुछ हैं जो सिमेट्रिक एलिमेंट्स होते हैं, वो बहुत आराम से आप उसका COM देख सकते हैं कहाँ आएगा, तो मैं आपको बताते चल रहा हूं। हाँ बिल्कुल, जनरल केस के लिए हमने कोई फॉर्मूला नहीं बनाया। नहीं पता मुझे बेटा, मैं क्लियर बता रहा हूँ। फिजिक्स उन चीजों की स्टडी है या जिनका मैथमेटिकल एनालिसिस हो सकता है, या उनका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हो। अगर हम मैथमेटिकली चीजें नहीं बना पा रहे हैं तो फिर हम उसको एनालाइज नहीं कर पाएंगे। सिंपल चीजों का डिस्कशन है, हालांकि आपको पता है कितना सिंपल है। अगर सबने लिख लिया हो, ये सारी वैल्यूज कम से कम सबको याद होनी चाहिए। एक यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास उसका मिड पॉइंट होता है। रिंग, डिस्क, ये सारा पार्ट है आपके सामने। ओके, चलिए अब कुछ सिंपल चीजें, जैसे अगर मैं ये कहूं कि आपके पास, ये नोट कर लिया, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ। देखो हर बात पे नहीं हंसना है। अगर आपने फिजिक्स के बारे में सुना हो, इस सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस आता है तो हमारा एक अलग ही लेवल होता है। तो बहुत कंसंट्रेशन रखिए, हर बार हंसोगे दिमाग में, जब हंसना है तब हंस लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरा कहना है कि बहुत कंसंट्रेशन वाला सब्जेक्ट है ये। आधे लोग तो पता है एग्जाम हॉल में कंसंट्रेशन ही नहीं बना पाते, उनको आ रहा होता है सब, वो कंसंट्रेशन नहीं बना पाते। पता चला एग्जाम हॉल के बाहर आके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, एग्जाम हॉल में नहीं हुए तो क्या मतलब, कोई मतलब नहीं है उस आने का। समझ रहे हो? तो कंसंट्रेशन कहां से डेवलप हो गई? क्लासरूम से। जब आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, 1.5 घंटा आप तरीके से बैठेंगे, बहुत ध्यान से फोकस्ड रहेंगे, तब आप 3 घंटे के पेपर में भी फोकस्ड रहेंगे। तो अपना एटीट्यूड ऐसा बनाओ, बिल्कुल मुंह से कुछ बोलना नहीं है, सीधा देखना है, सुनना है, दिमाग में जाना चाहिए क्या चल रहा है। कोई डाउट है तो मेरे से बाहर मिलो, इसके अलावा अगर कोई और कंडीशन है तो ठीक है। चलें आगे। तो देखिए, आप कुछ छोटी मोटी चीजें हैं जो सिमेट्रिक होती हैं, आप बहुत आराम से पता कर सकते हो। अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर प्लेट है, यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर प्लेट, तो कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि यस सर, इसका सेंटर ऑफ मास, इसका ज्योमेट्रिक सेंटर, क्योंकि पूरा सिमेट्रिक है। आप कैसे भी देख लो, इसके इधर एक डीएम उठाओगे तो उसके सामने एक डीएम मिल जाएगा आपको, तो इसका ज्योमेट्रिक सेंटर होगा। अब मान लीजिए ये ए लेंथ है और ये बी लेंथ है, तो आपको पता है यहां से हाइट b/2 है, इधर से a/2 है, ये इसका ज्योमेट्रिक सेंटर हो गया। इसमें कोई खास बात। ओके, अगर मैं आपसे कहूं कि एक हॉलो सिलेंडर है, यूनिफॉर्म हॉलो सिलेंडर, एक मिनट, यूनिफॉर्म हॉलो सिलेंडर, आप h/2 बोलो, या मैं एक सिंपल बात बोल देता हूं, इसका मिड पॉइंट एकदम सेंटर जहां पे आएगा, और वो सेंटर कहां होगा? इसकी एक्सिस पे। अगर इसकी कुछ हाइट है तो नीचे से h/2 ऊपर, तो क्या मैं इसको सिंपल बोल दूं कि ये सेंटर ऑफ सिलेंडर है? तो सिलेंडर का जो सेंटर होगा वहीं पे इसका, क्योंकि ये यूनिफॉर्म है,
आप इसको ऐसे बना हुआ मान सकते हो, ऊपर एक रिंग नीचे एक रिंग, बराबर मास के, सेंटर ऑफ मास मिड पे, फिर उसके नीचे एक रिंग, इसके ऊपर एक रिंग। यस और नो? तो इसका सेंटर जो है उस सिलेंडर के सेंटर पे आएगा। अगर यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर हो तो वहीं आएगा, क्योंकि यूनिफॉर्म है, तो उसका भी सेंटर ऑफ मास यहीं पर होगा डेफिनेटली। अगर हम इसकी हाइट की बात करें तो ये h/2 और h/2, अगर ये टोटल कितना है h, यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर। समझ में आ रहा है? तो अब ये रेक्टेंगुलर प्लेट है या स्क्वायर प्लेट हो तो भी वहां आ जाएगा, है ना? तो यही चीज होगी। अब हम लोग एक और बात करेंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए। अब ट्रायंगुलर प्लेट के बारे में बात करेंगे, पहले इसको नोट करिए। अगर मैं कहूं कि यूनिफॉर्म क्यूब है तो यूनिफॉर्म सॉलिड क्यूब, उसका सेंटर ही आएगा, क्योंकि पूरा सिमेट्रिक सिस्टम है, तो उसका सेंटर जो ज्योमेट्रिक सेंटर होगा वो उसका सेंटर ऑफ मास। बेटा यहां से ये b/2 की ऊंचाई है। पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो तब तक नहीं लिखूंगा जब तक एक्स वाई एक्सिस नहीं है मेरे पास। आप एक्स वाई एक्सिस रखो तब कोऑर्डिनेट बताऊंगा मैं अभी आपको क्या सिखा रहा हूं कि सिस्टम के रेस्पेक्ट में वो पोजीशन कहाँ है। कोऑर्डिनेट में आप कोऑर्डिनेट रखिए, अपने आप आ जाएगा। वहां पे पहले नोट कर लो। कोई डाउट है क्या इधर? देखिए एक स्टूडेंट ने पूछा है सर यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर का दोबारा बताइए। तो देखिए ये जो यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर है, इसको आप क्या कह सकते हो, ये पतले पतले डिस्क हैं क्या? और इंटरेस्टिंग चीज क्या है पता है, एक साथ दो डिस्क मान लो, एक ऊपर एक नीचे, क्या ये बराबर मास के हैं? तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, इसका यहाँ, तो इन दोनों का बीच में, तो ऐसे एक यहाँ बीच में, फिर एक यहाँ बीच में, तो इस तरह से आपको दिख जाएगा। तो क्या आपको समझ में आ गया है यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर? ऑनलाइन में पूछ रहा हूं। ओके आप लोग जो यूनिफॉर्म सॉलिड कौन है ना, उसका कोशिश करना, होगा कि नहीं होगा फिर मेरे से बाहर पूछना। समझ गए? तो देखिए यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर प्लेट, एक मेरे पास एक ट्रायंगुलर प्लेट है, याद रखना ऐसा नहीं है, ये पूरा प्लेट है, पूरे पर मास है यहां से यहां तक। अगर ये ट्रायंगुलर प्लेट है, ये एक सरफेस है, मतलब आपके कॉपी के पेज से एक ट्रायंगल कट कर लिया, इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर है ये बताना है मुझे, ठीक है? तो यूनिफॉर्म है तो इसका सिग्मा कांस्टेंट है। ओके एक मिनट रुक जाओ। अब मैं इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है इसका लॉजिक समझा रहा हूं, देखते हैं क्या आप समझ पाते हो। मैं इसका जब सेंटर ऑफ मास निकालूंगा तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा रहा हूं ऐसे, जैसे पहला कट लगाया ये, कितने लोगों को दिखा कि इससे एक रॉड सेलेक्ट हो गई? क्या ये रॉड यूनिफॉर्म है? उसकी लंबाई इतनी है, ये एक यूनिफॉर्म रॉड है, इसकी लेंथ आपको दिख रही है, यहां से लेके यहां तक की इसकी लेंथ है। तो इसका सेंटर ऑफ मास इसका मिड पॉइंट। सेकंड दूसरा रॉड काटा, इसका सेंटर ऑफ मास इसका मिड पॉइंट। इस ट्राइंगल को ऐसे पतले 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 रॉड में तोड़ दो। तो बताइए एक रॉड,
ये 2, ये 3, 4 बनाने में तो हम बहुत 5-6 ऐसे ही बना पाएंगे। यस और नो? एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, पहले जो बोल रहा हूं उसको कंसंट्रेट करो। क्या मेरा कहना सही है कि ये पतले पतले रॉड्स हैं? तो मैंने रॉड्स बना दिए हैं ऐसे पतले पतले, और मुझे पता है कि इन पतले पतले रॉड से मिलकर इस ट्राइंगल को माना जा सकता है। तो रॉड जो बन रहे हैं उनका कंसर्न मास कहां रखा जाएगा? उनके सेंटर ऑफ। तो ये बड़ा रॉड है, यहां से लेके यहां तक, इसका सेंटर ऑफ मास यहां। फिर उससे छोटा रॉड है, उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ। फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, ऐसे सेंटर ऑफ मास पे लगाते जा रहे हैं सबको। कितने लोगों को दिख रहा है कि ये एक मीडियन के ऊपर आ गए हैं सभी? इट इज अ मीडियन। ये मीडियन आ गया। इस मीडियन पे होगा इसका सेंटर ऑफ मास। कहां पे होगा मुझे नहीं पता, एक मिनट रुको, अभी नहीं पता कहां पे होगा। यस और नो? क्योंकि ये सारे रॉड शिफ्ट होके इस पर आ गए। अब आप इसी लाइन के ऊपर आएगा सेंटर ऑफ मास, ये तो पक्का है। चलिए, तो हमें ये पता चला कि इस मीडियन पे आएगा। अब हमने कहा कि अगर हम इसी सारी चीज को इससे ना देख के इस साइड से देखें तो वापस इसको मिटा दिया, ये समझना मिटा दिया मैंने। मैं इसका दोबारा सेंटर ऑफ मास निकाल रहा हूं ऐसे कि एक रॉड ये हो गई, इसका रॉड इसके मिड पॉइंट पे, फिर उसके पास में रॉड, उसका मिड पॉइंट, उसके पास में रॉड। बहुत पतले पतले हैं, हो सकता है आपको नहीं दिख रहा होगा पतला पतला, लेकिन ये पतले पतले रॉड्स हैं। और ये 10-20 नहीं है, दिस इज इनफाइनाइट। क्या आपको समझ में आ रहा है कि ये बहुत सारे पतले पतले रॉड्स ऐसे भी तो बना सकता हूं मैं? तो अब अगर आप मुझसे कहोगे इस रॉड का सेंटर ऑफ मास, कहूंगा इसका मिड पॉइंट, फिर इसका मिड पॉइंट, ऐसे मिड पॉइंट चलते जाएंगे, तो ये मेरे पास एक और मीडियन क्रिएट हो जाएगा। तो मुझे पता चल गया, अच्छा इस मीडियन पे भी होना है और इस मीडियन पे भी होना है। अरे यस और नो? इसका मतलब ये तीसरी तरफ से भी रॉड बनाऊंगा तो तीसरे मीडियन पे भी होगा। और आपको पता है तीनों मीडियन कॉन्करेंट होते हैं। कहां से पास करते हैं? उसको सेंट्रोइड कहा जाता है। तो मेरे पास इस कॉर्नर से, अब मैं तीसरा बनाऊं या नहीं, डायरेक्ट बोल दूं? अब आप तीसरा लोगे, एक मिनट, फिर हंसने वाली बात ही नहीं है कोई। इसका मीडियन एक और ले लिया मैंने, तीसरा मीडियन, और मैं पता है कि तीनों मीडियन, पहले ये पता था कि इस मीडियन पे होगा, फिर कहा इस पे भी होगा, और फिर कहा इस पे भी होगा, और अच्छी बात है कि तीनों एक ही जगह से पास करते हैं। तो दिस इज द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल। याद रखना, इट इज अ ट्राइंगुलर सरफेस। अब आप कहोगे कि सर इसकी लोकेशन बताइए, आपने अभी डिस्टेंस विस्टेंस नहीं बताया। तो आपको पता है कि मीडियन जो है उसको सेंट्रोइड 2:1 में बांटता है। तो ये लेंथ निकालिए, फिर वहां से आप इनका एनालिसिस कर सकते हैं। यस और नो? यूनिफॉर्म ट्राइंगल का ट्राइंगुलर सरफेस का सेंटर ऑफ मास उसका सेंट्रोइड होता है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। मैंने इसीलिए जनरल डायग्राम बनाया है। जनरल तीनों मीडियन का इंटरसेक्शन पे आएगा। यूनिफॉर्म सरफेस, उसका मास पर यूनिट एरिया सेम है, सिग्मा सेम है। तभी तो आपके जितने रॉड बने उन सबको मैंने मिड पॉइंट पे क्यों शिफ्ट किया? कि वो रॉड यूनिफॉर्म है। देखिए, एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर अगर, एक स्टूडेंट ने कहा है सर ज्यादातर सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट में सीओएम जो है वो सेंटर पे आ जाते हैं। तो सही बात है, बहुत सारे सिमेट्रिक सिस्टम जो होते हैं वो यूनिफॉर्म होने चाहिए। एक स्टूडेंट ने पूछा है कि सर ऐसा मान सकते हैं, एक मिनट रुको, क्या बोला सर? अगर ऐसे ट्राइंगल का मास उसकी लेंथ पर हुआ तो? याद रखना वो ट्राइंगुलर सरफेस नहीं है, फिर वो 3 रॉड है, वो 3
रॉड है, अगर आपने ट्राइंगल के एजेस पे लेंथ पे लिया मास तो 3 रॉड है। अब मैं उसका नहीं पढ़ाने वाला क्योंकि मैंने आपको एक रॉड यूनिफॉर्म का बता दिया है। तो कभी वैसी कंडीशन आती है आप उनके सेंटर ऑफ मास पे रखेंगे और 3 पॉइंट मास बना के सॉल्व करेंगे। ठीक है। एक स्टूडेंट ने पूछा है कि सर इसको ऐसे भी मान सकते हैं जैसे हॉलो सिलेंडर को कट के, नहीं इसमें हॉलो सिलेंडर नहीं, ये शायद मेरे हिसाब से वो पिछला वाला डाउट होगा। देखिए एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर ये कैसे पता चला कि मीडियन पे होगा। मुझे एक बात बताओ, ये एक बेस के पैरेलल है ना, और ये उसका मिड पॉइंट है क्या? रॉड का सेंटर ऑफ मास उसका मिड पॉइंट होगा, फिर उसके ऊपर जो रॉड आएगी उसका भी सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट होगा। तो आपको पता है कि ऊपर से जो ये लाइन ड्रॉ करोगे ये सारे बेस के मिड पॉइंट से जाने वाला है, तो ये एक मीडियन होगा। समझ में आई बात? अच्छा, जैसे ये अनसिमेट्रिक सा डायग्राम दिख रहा है ना, तो आपको पता है सेंट्रॉइड पे है, बट जैसे कभी हम आपको कोई सिमेट्रिक सिचुएशन दे दे तो कैलकुलेशन भी आप कर सकते हो। कैसे? जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दे दिया या इक्विलैटरल दे दिया, तो जैसे ये बेस लेंथ है L, एक मिनट, ये हाइट H, ओके, और फिर बोल रहा हूं इट इज अ सरफेस, इट इज अ सरफेस। अच्छा आइसोसेलेस है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है ये, तो क्या आपको लगता है इसका जो मीडियन होगा वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा? ओके, तो ये मीडियन की भी हाइट H हो गई, मीडियन की लेंथ, और इसका सेंटर ऑफ मास मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, तो यहां से ये 2:1, क्या मैं डायरेक्ट लिख दूं दिस हाइट इज H/3 एंड दिस इज 2H/3। अब आप वहां से नाप रहे हो कि यहां से नाप रहे हो? यहां से नापोगे तो L/2 और ये H/3, तो ये होगा √L/2 का होल स्क्वायर प्लस H/3 का होल स्क्वायर। अब वो कैसे है, ये मैंने उसका सिस्टम का बता दिया, सेंटर ऑफ मास कहां पर है। ओके, अब देखिए जितने सारे आपने पढ़े हैं इन सबको मिलाकर अब हम नए नए सिस्टम्स बनाएंगे, कोई बड़ा सिस्टम बनाएंगे, और जिनका आपको फॉर्मूला याद है उनको आप रखते हुए पूरा सॉल्व करेंगे। क्लियर है क्या? तो आइए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए इस बार मैं आपको एक कोऑर्डिनेट एक्सिस दे रहा हूं, दैट इज माय एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ओके, यहां पर आपको क्या दिया हुआ है कि एक यूनिफॉर्म रॉड ऐसे रखा हुआ है। ओके, एक यूनिफॉर्म रॉड ऐसे रखा हुआ है, इसकी लेंथ L है, यह है A और B। ओके, एक रॉड ऐसे रखा हुआ है, ये B और C, ये 90 डिग्री है, एंड दिस लेंथ इज ऑल्सो L। क्लियर? और यहां पे एक ऐसे और रॉड रख देते हैं CD, इसकी लेंथ भी L है। ओके, और आपको यहां पे एक ये रिंग दिया हुआ है। क्या दिया है? रिंग। रिंग का ये है ना, ये हाइट आपको L दिख रही है तो ये भी L होगा। ठीक है, इसका मास भी M है, इसका मास भी M है, इसका मास भी M है, इसका मास 2M है। मेरे पास क्या क्या चीजें हैं? 3 तो रॉड है, 3 रॉड है और एक रिंग है। रिंग का मास 2M, 3 रॉड LL लेंथ के हैं, ये सब L एक जैसे ही है ना, ये L और ये L। आपको बताना है कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम। इसी में आपको एक आध पॉइंट मास भी इधर उधर रखना चाहो रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैंने ये सिस्टम दिया है। ओके, आपको इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट बताना है। ओके,
अब इधर देखिए, सबसे पहले एक साथ सॉल्व करना तो बहुत मुश्किल काम है, तो वी विल डिवाइड दिस सिस्टम इनटू सेवरल स्मॉल सिस्टम। किसका किसका पता है? सबको दिख रहा होगा। सर इस रॉड का पता है, इस रॉड का पता है, इस रॉड का पता है, रिंग का पता है। तो कंसर्न मासेस विल बी रिप्लेस्ड एट देयर कंसर्न सेंटर ऑफ मास। तो पहला रॉड, इसका सेंटर ऑफ मास यहां मिड पॉइंट पे। एक मिनट, अब कोऑर्डिनेट बताइए, मिड पॉइंट तो है, तो ये एक मिनट, एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई l/2, तो 0, l/2। ओके, ये दूसरा रॉड, इसका सेंटर ऑफ मास यहां है, मिड पॉइंट है। अब एक मिनट, इधर से ये L है, तो ये इसका आधा l/2, तो इसका x कोऑर्डिनेट हुआ। व्हाट इज इट्स y कोऑर्डिनेट? L, y कोऑर्डिनेट L। ये आप कंसर्न सेंटर ऑफ मासेस पे इनके मासेस को शिफ्ट करते जा रहे हो आप। ये तीसरा रॉड यूनिफॉर्म रॉड है, याद रखना ये सब यूनिफॉर्म है। मैं आपको बता देता हूं, ये सब यूनिफॉर्म है, मैंने बोला हुआ ये बात। इसका सेंटर ऑफ मास इसका मिड पॉइंट है। चलिए, इसका x कोऑर्डिनेट L, y कोऑर्डिनेट L प्लस l/2, 3l/2। ओके, चौथा एलिमेंट, इसका मास मैंने कितना दिया? 2m। ये यूनिफॉर्म रिंग है, यूनिफॉर्म रिंग का सेंटर ऑफ मास उसका ज्योमेट्रिक, ये लीजिए इसका ज्योमेट्रिक सेंटर पे रख दिया मैंने। ये यहां से यहां तक की दूरी L, और ये भी L हाइट है, तो उसका आधा l/2, तो इसका कोऑर्डिनेट है L, l/2। याद रखना इसका मास 2m है। ओके, तो नाउ यू विल एस्टिमेट XCM एंड YCM। कितने सिस्टम है? 4 सिस्टम है। तो न्यूमरेटर में ये m1x1 प्लस m2x2 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय टोटल मास। समझ में आ रहा है? व्हाट इज XCM ऑफ द सिस्टम? सबसे पहले ये लेते हैं, पहला वाला एक एक करके बहुत आराम से। m, इसका x कोऑर्डिनेट 0, प्लस दूसरा m, x कोऑर्डिनेट l/2, प्लस तीसरा m, x कोऑर्डिनेट l, प्लस चौथा मास 2m, उसका x कोऑर्डिनेट l। दिख रहा है सबको? ओके, ये डायग्राम और ये लिखी हुई चीज एक साथ फ्रेम में रखना है। तो देखो, m इंटू 0 प्लस m इंटू l प्लस m इंटू l प्लस 2m इंटू l। टोटल मास ऑफ द सिस्टम इज m प्लस m प्लस m प्लस m, m प्लस m प्लस m प्लस 2m, टोटल 5m। व्हाट इज XCM? इसको सिंप्लीफाई करिए तो कितना आएगा? 3, तो 7l/10। एक मिनट इधर देखो, 7l/10, ये तो इसका XCM आया। ओके, नाउ व्हाट इज YCM? YCM का फॉर्मूला होगा m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 m4y4 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। व्हाट इज YCM? m1 एक एक करके बहुत आराम से चलना है। पहला रॉड, इसका y कोऑर्डिनेट l/2, प्लस दूसरा m, उसका y कोऑर्डिनेट l, तीसरा y कोऑर्डिनेट, तीसरा 3l/2, प्लस फोर्थ, उसका y कोऑर्डिनेट l/2। बोलो। हाँ, वेरी गुड, इसका मास 2m है, 2m इंटू l/2। y कोऑर्डिनेट सारे लिख दिए। नाउ टोटल मास ऑफ दिस सिस्टम m प्लस m प्लस m प्लस 2m। 1 मिनट, व्हाट इज माय YCM ऑफ दिस सिस्टम? कितना आ रहा है? ये आएगा 2 ml और ये 2 ml, 4 ml/5, 4l/, देख लो यही आ रहा है क्या? तो इसका XCM आया कितना? 7l/10 और YCM आया 4l/,
तो अगर आपसे इसके सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट पूछा गया, दैट इज 7l/10, 4l/5 और ZCM 0, यस और नो। और मान लीजिए मैंने ओरिजिन से डिस्टेंस पूछा होता तो पहले ये कोऑर्डिनेट निकाल लो, फिर ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ओरिजिन से इसका डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। इसको नोट करिए। अब ये हमने जो बड़े बड़े सिस्टम्स इसलिए पढ़े हैं, समझ रहे हो, उसकी यूटिलिटी से आप किसी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। इसका फिजिक्स में क्या इंपॉर्टेंस है अभी तक आपको नहीं पता। क्यों पढ़ा रहे हैं? 4 दिन से इतना दिमाग खराब कर रहे हैं, ये इंटीग्रेशन वो इंटीग्रेशन, क्यों? वो आपको बस एक लेक्चर और इंतजार करना है। कैसे? नहीं नहीं, ट्राइंगल कहां दिख रहा है आपको? देखो अब एक एक बात आ रही है, इधर सुनो, सभी लोग सुने। इसके दिमाग में क्या है कि सर वो 3 रॉड एक साथ ले लूं, बट उसका हाँ कौन सा 3 सेपरेट मास? 3 रॉड का, 3 रॉड का ना, वो भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले, क्योंकि अभी आपको पता नहीं है। सुनो इधर देखिए, ये और ये तीनों एक साथ लेना चाह रहे हैं, तो क्या आपको एक साथ दिख रहा है कहां पर है? भाई दिख नहीं रहा जब तीनों का एक साथ, फिर तो ऐसे मुझे चारों का दिख जाए तब तो मैं चारों लगा दूं। मेरी बात समझ आई? तो अब आपको पहले तो 1 मिनट, उसके प्रोसीजर में कोई गलती नहीं है, बट प्रोसीजर वो लेंदी कर रहा है। अब आप ये कहो कि सर पहले मैं इन 2 का रॉड रॉड का निकाल लूं, फिर इसके साथ इसका निकाल लो, फिर इसका निकाल लो, तो 4 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो हमने एक स्टेप में क्यों किया? क्योंकि मुझे सभी पता है। यस और नो? मेरी बात समझ आ रही है? तो जब एक ही स्टेप में सारी चीजों का पता है, तो 2-2 के पेयर बना बना के आगे बढ़ने का तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा टिपिकल हो जाएगा, अननेसेसरी टिपिकल हो जाएगा वो। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम। हाँ तब तक अभी स्क्रीन पे यही रखना है, मैं इधर डायग्राम बना लेता हूँ। जो डायग्राम बने उसको कैसे समझना है वो भी देखना है आपको। पहले ये सब नोट कर लो। सबको ये समझ में आया? थोड़ा जोर से बोलेंगे आप? हाँ स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, लेकिन हाँ अगर दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे। हाँ बिल्कुल, अगर सुनो, अगर दिख रहा है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो आप। अरे मैं क्या कह रहा हूं, इसका इसका और इसका सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट आ जाएगा, तो उससे भी थॉट ले सकते हैं। तो वहां फिर आपको 3m रखना पड़ेगा, तो वो चीज अपने आप क्रिएट हो जाएगी, आप उसकी टेंशन मत लो। 1 मिनट 1 मिनट, पहले ये समझ में आया सबको? चलिए अब इधर देखो डायग्राम। 1 मिनट, मास नहीं दे रहा हूं, 1 मिनट सुनो, फिर आगे भाग रहे हो। अभी हम बात करें ये कैसा वायर है, एक यूनिफॉर्म तार है, ठीक है, एक लेंथ है वायर की, उसको ऐसे बेंड किया, ऊपर आर्क बनाया, फिर ऐसे सीधा अंदर, फिर ये नीचे आर्क बनाया है। तो ये सिस्टम कुछ किस तरीके का है, ये एक आर्क है, ठीक है। अब कोई कह रहा है सर आपने मास नहीं दिया, तो एक्चुअली क्या इनका मास भी आपको लिखना है,
और जब आप सॉल्व करोगे तो वो मास के जो पार्ट होंगे वो अपने आप कैंसिल आउट हो जाएंगे, जो लैम्डा वगैरह होगा। समझ गए क्या? तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो इनके मासेस भी आपको खुद लिखने, जैसे आपने देखा यूनिफॉर्म सॉलिड कोन का निकाला, तो कोई एम दिया या सीधा सिग्मा लेके सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया उसका। अब वो मास 100 किलो हो चाहे 5000 किलो हो, अगर वो h/4 पे है तो फिर वो h/4 पे ही है। यस और नो? तो मुझे इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास चाहिए। अब देखो, आपके थॉट में बहुत सारी चीजें आ सकती है, मैं इसको बहुत सिंपल थॉट में ले रहा हूं कि मेरे पास 4 चीजें हैं। एक आर्क, मतलब सेमी सर्कल, 2 रॉड। अब आपको हो सकता है इन दोनों रॉड का कहीं पे दिख जाए, बट मैं वो नहीं कर रहा हूं। बात समझ गए? मैं अभी 4 सिस्टम में ब्रेक करके इसको सॉल्व करूंगा। क्लियर है? तो मुझे क्या पूछा जा रहा है कि द सिस्टम इज फॉर्म विद अ यूनिफॉर्म वायर। तो आपको बताना है डिस्टेंस ऑफ COM, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम O। अब आपकी चॉइस है, ओरिजिन कहीं रखते हो, लेकिन वैसे अगर हम ऐसे रख दे ओरिजिन तो बहुत अच्छा रहेगा क्या? बोलो। ये y एक्सिस और ये, याद रखना अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग जगह रख के इसके अलग अलग कोऑर्डिनेट निकालेंगे, लेकिन O से दूरी सबकी सेम आनी चाहिए। समझ में आई बात? चलिए यहां रख दिया। नाउ आई एम डिवाइडिंग दिस 4 सिस्टम। ठीक है, सिस्टम 1 2 3 एंड 4। पहले मुझे बताइए 1 और 2 के मास बराबर है, तो योर m1 इक्वल्स टू m2 है। एक मिनट, m1 m2 बराबर है। अच्छा, एक यूनिफॉर्म वायर है ना ये, तो इसकी लेंथ कितनी है? ये 2r है और ये r है, तो ये r। अब पूरा एनालिटिकल है, सेंटर ऑफ मास तो कुछ भी नहीं है, मास निकालना है, पोजीशन कोऑर्डिनेट डालना है पहले तो, उसके बाद फिर सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लगाना है। m1 m2 बराबर है, इसका मास होगा मास पर यूनिट लेंथ इनटू कैपिटल R। यस और नो? ओके, मास ऑफ थर्ड m3, एक सेमी सर्कल है, लैम्डा इंटू पाई R, और m4 लैम्डा इंटू पाई इंटू 2r। ये लीजिए m1 m2 m3 m4, मासेस लिखना समझ गए? ओके, अब मुझे इनके सेंटर ऑफ मास को लोकेट करने दो फटाफट। ये 1 और 2, ये रॉड यूनिफॉर्म है, ध्यान रखना ये एक्स एक्सिस है, रॉड यहां से यहां तक है, तो ये कैपिटल R, ये भी कैपिटल R। इसका मिड पॉइंट है क्या? एक मिनट, 3r/2 0। बोलिए, ये R है और ये r/2। अच्छा, देखने में थोड़ा छोटा बड़ा लग रहा है, उससे तो कोई दिक्कत नहीं ना। ये R और ये r/2, 3r/2 0। इसका सेंटर ऑफ मास -3r/2 0। 1 मिनट, इसका सेंटर ऑफ मास यहां से ऊपर, एक मिनट, x कोऑर्डिनेट 0, y होता है 2r/पाई, तो 2 टाइम्स ऑफ 2r/पाई। क्या ये कोऑर्डिनेट प्लस में है? तो दिस इज 4r/पाई इन प्लस। इसका नीचे कितना? नीचे 2r/पाई नीचे जाएगा, जैसे ये ऊपर गया है 4r/, तो इसका सेंटर ऑफ मास 2r/पाई पे पड़ा है। इसके कोऑर्डिनेट बताइए, x 0 और y -2r/पाई। ये चारों आ गए। कितने लोगों को ये दिख रहा है कि सर एक्सियम 0 आएगा बिना कैलकुलेशन के? ये सिमेट्रिक है पूरा, इसका यहां है, इसका यहां है, और अगर इन दोनों का भी देखें तो यहीं आएगा, तो ये x कोऑर्डिनेट तो 0 ही आएगा। सिमेट्री से भी कह सकते हो आप। यस और नो? और अगर आपको सॉल्व करना है, y तो आएगा, मैं एक्सियम की बात कर रहा हूं। मैंने ये नहीं बोला कि इट इज ऑन दी ओरिजिन, पहले बात को ध्यान से सुनो। मैंने बोला इट्स एक्सियम इज YCM निकालेंगे। अच्छा, एक्सियम अगर 0 आपको प्रूव भी करना है, तो इन दोनों के तो x 0 ही है। अच्छा, इसका x + 3r/2 है इसका, जबकि दोनों के मास तो वो न्यूमरेटर में कट जाएंगे। तो क्या मैं डायरेक्ट लिख दूं? एक्सियम नहीं लिखूंगा डायरेक्ट, लैम्डा r इंटू +3r/2 प्लस लैम्डा r इंटू -3r/2। एक मिनट, ये किसको किसको यूज कर लिया मैंने? m1 m2
M3, उसका मास कहाँ है M3, लैम्डा पाई आर इंटू 0 प्लस लैम्डा पाई इंटू 2r इंटू 0 अपॉन टोटल मास। कितना है टोटल मास, लैम्डा आर प्लस लैम्डा आर प्लस लैम्डा पाई आर प्लस लैम्डा 2 पाई आर। बोलिए, तो आप डायरेक्ट चाहो तो 0 लिख सकते हो, मैंने लिख दिया, वरना कोई पूछेगा कि सर ये आपको कैसे दिखा। तो अगर नहीं दिखा तो ये सॉल्व करिए, ये गया ऊपर 0, दिस इज 0। नाउ YCM, YCM M1 का y कोऑर्डिनेट 0, M2 का भी y कोऑर्डिनेट 0। देखना M1 M2 क्या हो गया, ये इसका y कोऑर्डिनेट 0 प्लस लैम्डा आर का y कोऑर्डिनेट 0 प्लस प्लस ऊपर वाले का मास बताइए, लैम्डा पाई इंटू 2r इंटू प्लस का 4r बाई पाई प्लस लैम्डा पाई आर इंटू माइनस 2r बाई पाई। थोड़ा एग्री करो, डिवाइडेड बाय टोटल मास लैम्डा आर प्लस लैम्डा आर प्लस लैम्डा पाई आर प्लस लैम्डा 2 पाई आर। क्या YCM निकाल लोगे, और यही YCM ही आपका D होगा जो मैंने पूछा है। तो क्या मैं उम्मीद कर सकता हूं ये सॉल्व कर लेंगे आप? बहुत बहुत आभारी रहूंगा मैं आपका। तो आज तक सुनना, पिछले 4 लेक्चर में जितनी चीजें कराई है वो सब आपको क्या कहते हैं, एक एक सुनना ध्यान से, एक एक चीज अपने आप करनी है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास से अब इनका फिजिक्स में इंप्लीमेंटेशन आने वाला है। अभी हम कुछ क्वेश्चंस और करेंगे, इनके एप्लीकेशंस और थोड़ा सा देखेंगे, फिर अब ये फिजिक्स में इनका क्या रोल है ये स्टार्ट होने वाला है। ओके, तो अभी तक का पूरा ढंग से कर लो। थैंक यू फॉर टुडे। होमवर्क नेक्स्ट क्लास से आएगा। बेटा R है और उसका मिड पॉइंट R का आधा R/2, R प्लस R/2। 1 मिनट।